हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर आपके बीच मुखातिब हुए हैं यूपी टीजीटी पॉलिटी की वीडियो लेकर, जिसके लिए हमने आपको इससे पहले की प्रीवियस क्लासेस दी। उन प्रीवियस क्लासेस से उम्मीद करते हैं आपको अच्छा मैसेज पहुंचा होगा और आपके एग्जाम में तो अवश्य आएगी उनमें से क्वेश्चन। तो संविधान के गठन की बात की, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा जब बनी, संविधान की निर्मात्री सभा, संविधान सभा के लिए कौन सी मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनाई गई, यानी संविधान सभा के सदस्यों को एक सदस्य को कितने लोगों की जनता का प्रतिनिधित्व करना पड़ा, कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, टोटल जनसंख्या कितनी थी, और ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज फिर आई है इसके बाद में लेके कि जब आपका क्या था कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उसके बाद में क्या हुआ कि ये 22 जनवरी 1946 को ये स्वीकार कर लिया गया। क्या ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यही प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना के। जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही वही भारतीय संविधान के आगे चल के उद्देश्य का यह प्रस्तावना बनी और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को, उस 46 को स्वीकार कर लिया गया और उसमें आगे इसके आदर्शों की अभिव्यक्ति की गई और इसके लिए कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई। तो अब समितियां क्या बनाई गई? एक सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश की गई। सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर एक समिति बनाई गई जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। इंग्लिश में उसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं या हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं, और एक कठिन भाषा आती है उसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। अब तुमको ये पांडुलेखन समिति क्या होता है? तो ये पांडुलेखन समिति ड्राफ्टिंग कमेटी को ही कहते हैं और जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और आपकी क्या बोलती है प्रारूप समिति, ये तीनों एक ही वर्ड है। इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलेंगे और हिंदी में इसे बोलेंगे संविधान के प्रारूप समिति और इसे पांडुलेखन समिति भी कहेंगे। पांडुलेखन समिति अगर आ जाए तो आप घबरा जाती है, पांडुलेखन क्या, सब कुछ तो पढ़ा लेकिन ये पांडुलेखन हमने आज तक नहीं पढ़ा। तो पांडुलेखन भी प्रारूप समिति को ही कहा जाता है। तो अब आता है कि ये किसकी सिफारिश पर जो प्रस्ताव यानी पांडुलेखन समिति बनी, पांडुलेखन ही हम देंगे, पांडुलेखन लेखन समिति का निर्माण, समिति का निर्माण या बनाएगी, पांडुलेखन समिति का निर्माण या फिर बनाएगी लिख दोगे। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर सत्य थे इसलिए सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिशों पर, नारायण सिन्हा की सिफारिशों पर की गई, सिन्हा की सिफारिशों पर किस पे? सिफारिशों, गलत लिख दिया, यहाँ साथ छोटा होगा और यहाँ सिफारिशों ऐसा हो जाएगा, सिफारिशों यहाँ पर भी यही होगा। चलो ठीक कर लेना, सिफारिशों पर की गई। अब पूरा सही करके लिख लो, सिफारिशों पर की गई। भाई आप क्या कहेंगे? पांडुलेखन या ड्राफ्टिंग कमेटी या संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट तैयार का कार्य किया गया उसी को पांडुलेखन समिति बोलते हैं, उसी को आप बोलते हैं मसौदा समिति भी बोलते हैं और उसी को प्रारूप समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्रारूप समिति
प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी और मसौदा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसौदा समिति, मसौदा समिति भी कहते हैं। आप कहेंगे ठीक है सर, मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सारा समझ में आ गया, पांडुलेखन, लेकिन इसमें कितने सदस्य थे? इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। सदस्य में इसमें सदस्य के साथ साथ एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ये अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। तो इसमें 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष। अब आप कहेंगे कि ये अध्यक्ष कौन से थे और सदस्य कौन थे, तो इनके नाम बताओ। इनके नाम वैसे याद होना चाहिए, पूछ लेते हैं। तो पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। सिफारिश में मुझे लगेगा सब बड़ा सा होगा और यहाँ अब सही हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष जिसमें 6 सदस्य। अब आप कहेंगे अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नंबर 1 इस तरह से लिखने का प्रयास करें मेरे साथ साथ। मसौदा समिति या प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य आप लिखेंगे। तो प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य निम्नलिखित थे। नंबर 1 जो पहले अध्यक्ष थे, कुल 7। नंबर 1 अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिला होगा। पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये एक ही नाम है जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे। और दूसरा सलाहकार, इसके जो सलाहकार बनाए गए वो बनाए गए गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे मेंबर बनाए गए कौन? गोपाल स्वामी अयंगर। ये सदस्य थे। क्या थे? सदस्य। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाला स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तीसरे व्यक्ति थे। अल्लादी, ये सदस्य थे। क्या थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी, अरे यार क्या लिख दिया, स्वामी अय्यर साहब मत समझ लेना, अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो बबीता वाले अय्यर समझ लो, तारक मेहता वाले। अगले थे मोहम्मद गलत हो गया, मोहम्मद सादुल्लाह, बड़ा वाला बनाओ, सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, DT खेतान, BN मित्र, TT कृष्णाचारी, KM मुंशी। इसके बाद में कौन है? KM मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। क्या नाम है भाई? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। छठे थे आपके N माधवराव,
सदस्य थे ये एन माधव राव। कौन थे? एन माधव राव। और एन माधव राव क्या था कि एक व्यक्ति थे बीएल मित्र। बीएल मित्र के स्थान पर जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, उस समय स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, तो ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। किसके? बीएल मित्र के स्थान पर। वो वाला मित्र, दोस्त वाला मित्र मत समझना, ये नाम था इनका। बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आ गए थे। कौन आ गए थे? देखो, एन माधव राव के स्थान पर बीएल मित्र, जो एन माधव राव थे वो बीएल मित्र के स्थान पर आ गए थे, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब रहता था, इन्हें इस्तीफा दे दिया, तो वहां पर कौन? एन माधव राव को बना दिया गया। अब इसके बाद में आए थे साथ में टीटी कृष्णामाचारी, ये सदस्य हुआ करते थे। कौन थे? टीटी कृष्णामाचारी। ये एक सदस्य थे डीपी खेतान साहब, और उनकी मृत्यु हो गई। डीपी खेतान साहब की जब मृत्यु हो गई, तब टीटी कृष्णामाचारी के लिए क्या कर दिया गया था? नियुक्त कर दिया गया था। डीपी खेतान की जगह पे आए थे डीपी खेतान। ये आपके सदस्य थे। प्रारूप समिति पांडुलिपि, यहां से भर भर के सवाल बनते हैं, और एग्जाम ऐसा कोई बना नहीं है आज तक जो संविधान सभा अगर उन्होंने पूछी, यानी प्रस्तावना पूछी और प्रस्तावना से सवाल बनाए, तो यहां से जरूर बनाया। अब यहां से क्या हुआ कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे बीएम राव। भारतीय संविधान की संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, इन्होंने बर्मा का संविधान बनवाया। बर्मा का संविधान इनके बगैर नहीं बन पाता, इनकी बहुत बड़ी प्रयास। और एक बड़ी अच्छी खासियत थी बीएन राव की, बीएन राव साहब की, कि इन्होंने संविधान सभा में जो भी कार्य किया उसका कोई पैसा नहीं लिया, निःशुल्क सेवा की। और बीएन राव जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद संविधान सभा में दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अब एक क्वेश्चन शुरुआत में ही यहाँ पर बीएन राव से गलत हो गया था कि 1934 में संविधान सभा की मांग किसने सबसे पहले लिखित रूप से की थी? तो वो बीएन राव नहीं थे, वो एमएन राव थे। यहाँ बीएन राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार बनाए गए, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बीएन राव आए। बेनेगल नरसिंह राव, बर्मा का संविधान भी इन्होंने बनवाया, और बहुत अच्छे ये कानून के जानकार थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद दूसरा नंबर इनका ही था, जो कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। ये तो सबको पता है कि कार्ल मार्क्स भी नहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की टक्कर के थे। इतना विद्वान व्यक्ति था, जिसे एमआर जयकर ने तो ये तक कह दिया था कि भीमराव अम्बेडकर तो संविधान की जनक जननी दोनों हैं, और भारतीय संविधान का पितामह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि इनका योगदान बहुत संविधान के प्रति रहा। संविधान का जब कोई बच्चा अगर जातिगत दृष्टि से अगर पढ़ता हो तो इस चीज को अलग हटा के रख दे, और जो थिंकर है और जो दार्शनिक हुए हैं उनको ठीक से अध्ययन करें, अधूरी जानकारी नहीं रहे। तो आज आपको ये बताया 7 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसका नाम था प्रारूप समिति, इसी का नाम पांडुलेखन समिति, इसी का नाम मसौदा समिति, और इसी का नाम प्रारूप समिति था। इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। 7 सदस्य थे। अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी आयंगर इसके सदस्य, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य, मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य, एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इसके सदस्य, एन माधवराव बीएल मित्र के स्थान पर आए। इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया, एन माधवराव आगे। टीटी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान साहब की जब मृत्यु हो गई तो टीटी कृष्णामाचारी के लिए संविधान सभा में क्या प्रारूप समिति में ले लिया गया। आगे आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
गया तथा भारतीयों ने संविधान का जनक जननी कहा जाता है। और वार्ता समिति, प्रांतीय समिति, संघीय समिति, संचालन समिति, झंडा समिति। झंडा समिति के सदस्य कौन थे? झंडा समिति के सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अब यहां से क्वेश्चन दो बन सकते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बच्चों ने देखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा के चल, जी नहीं। A little knowledge dangerous thing, अधूरी जानकारी जो होती है वो किसी भी समय समाप्त कर सकती है आपको। एक क्वेश्चन गलत होने पे आप कितने हजार के पीछे पहुंच जाएंगे, ये तो टिकट वाले आप लोगों को पता। तो ये बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, ये मास्टरों के लिए वीडियो। कंटेंट को देखिए, जहां से कुछ लोगों का क्या होता है, पढ़ते रहो आता कुछ नहीं। कारण क्या है, स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। आप कहां से क्वेश्चन बनाएगा, कहां से अब तक क्वेश्चन बने हैं, उनको देखिए। चलिए, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य एवं संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। आप भी अच्छा समझेंगे। आप प्रांतीय समिति के सरदार पटेल का भी बहुत रोल रहा संविधान सभा में, संविधान के समय और संविधान के बाद भी। सरदार पटेल की बात आ गई तो सरदार पटेल की थोड़ी सी बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे पहले तो यहां से इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सरदार पटेल साहब से, पटेल साहब लिख लो, वल्लभ भाई मत लिखो, पटेल। सरदार पटेल से कि इनका नाम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार इनके माता पिता ने इनको नाम नहीं दिया गया था। जब देश में क्रांतियां हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, उस समय एक सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह किया गया था, बारदोली सत्याग्रह। क्या? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी। वहां की प्रांतीय महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा और उनका नाम बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी मिली। किसकी पदवी मिली? सरदार की। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, कहां मिली? बारदोली सत्याग्रह में। उस समय हमारा जब देश आजाद हो पाया तो 552 रियासतें थी। रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? पटेल साहब को। किसको जाता है अभी? पटेल साहब को। एक रियासत नहीं निकलने दी। आप कहेंगे कैसे? सरदार पटेल ने क्या काम किया? रियासतों का एकीकरण करने के लिए इनके लिए प्रांतीय संविधान समिति का सदस्य बनाया गया या अध्यक्ष बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और सरदार पटेल ने क्या काम किया? उस समय हमारे भारत देश में सारा आ गया। माउंटबेटन ने ये कह दिया था कि 552 रियासतें हैं, इनमें से जो रियासतें पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान में चली जाए, हिंदुस्तान में रहना चाहे वो हिंदुस्तान में रहे। तो भाई उस समय 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने बाजू को टाल ठोकी कि हम अपने आप में रहेंगे। आपको कैसे? कौन कौन सी थी? जम्मू कश्मीर के ठाकुर हरि सिंह, इन्होंने कहा कि हम तो ना तो पाकिस्तान में जाएंगे और ना हिंदुस्तान में रहेंगे,
हम अपना अस्तित्व अलग रखेंगे, हमारा अपना संविधान होगा, अपना कानून होगा और हम किसी में नहीं जाएंगे। हैदराबाद और जूनागढ़, तो इन्हें जो जम्मू कश्मीर था इनको विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल कराया। आपको कैसे, हम बताएंगे। पाकिस्तान आतंकवादियों का देश पहले से ही है और ये कोई दोहरा नहीं है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन पाकिस्तान ने खुरापात हमेशा करना शुरू रखी, शैतानी हमेशा जारी रही। कुछ दिन ये हमसे अलग हुए, हरि सिंह जम्मू कश्मीर वाले, पाकिस्तान उधर हो गया, हम इधर हो गए और पाकिस्तान ने आके चढ़ाई कर दी किन पे, ठाकुर साहब पे। अब ठाकुर साहब हरि सिंह भागे भागे दिल्ली आए, नेहरू जी से कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर तो आतंकवादी चढ़ा दिए पाकिस्तान ने, अब हमारी मदद करो। पाकिस्तान चढ़ के आ गया। तो नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, 24 घंटे में हम भगा के मारेंगे पाकिस्तानियों को, खदेड़ देंगे हमारी सेना, लेकिन बस एक काम करो, क्या आप हमारे में आ जाओ, हमारे पाला में आ जाओ। बोले साहब हम तुम्हारे पाला में आ जाएंगे, ऐसा तो हम नहीं आएंगे। बोले बस थोड़ा एक साइन कर दो, एक छोटा सा साइन कर दो और आ जाओ हमारे पाला में, फिर देखते हैं पाकिस्तानियों को पटक के ना मारते हैं। तो कहना 24 घंटे में भगा देंगे, ये बहुत थोड़ी बात है। हमारी सेना जहां हमने प्रांशु जैसे सैनिक भेजे, उड़ा के चले जाएंगे। बोले अच्छा, क्या राम प्रसाद भी जाएंगे? बोले हाँ जरूर जाएंगे। प्रांशु जाएंगे? बोले हाँ जरूर जाएंगे। चुईया भी जाएंगे? बोले हाँ जाएंगे। ये कोई टॉपिक का बात नहीं है, मैंने ये इसलिए लगा दिया, हमारे स्टूडेंटों के नाम नहीं है। तो नेहरू जी ने क्या काम किया कि ऐसा करो, तुम अपना संविधान बरकरार रखो। देखो ठाकुर हरि सिंह फिर भी नहीं आना चाहता है, जबकि वहां चढ़ाई कर दी। बोले कि यार ऐसा करो, एक साइन करो, केवल हम आपके विदेश विभाग देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मामले देखेंगे, अपने देश का संविधान आप अपने हिसाब से चलाना। तो उन्होंने कि हम चला सकते हैं? बोले हाँ। बोले अपने यहाँ के राजा रह सकते? बोले हाँ। बोले अपने अंदर कुछ, हाँ सब कुछ कर सकते हो, केवल हम आपका विदेश मंत्रालय देखेंगे, आप हमारे यहाँ साइन कर दो। तब आर्टिकल 370 लिखा गया था भारतीय संविधान में। आया समझ में? आर्टिकल 370 तब लिखा गया था और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को अपने पाले में ले लिया। और जब हमारी भारतीय सेना, जवाहरलाल नेहरू भी प्रियांशु जैसे सैनिक गए, उड़ा के चले आए, क्योंकि प्रियांशु की ललकार थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत तेज थी। पाकिस्तान को खदेड़ के मारा। आपको भी अच्छा होंगे हाँ। अब इसके बाद में बची हैदराबाद और जूनागढ़। आपको कि अच्छा भाई, जूनागढ़ में जो था शासक जो था हिंदू था और संख्या ज्यादा मुसलमान। अब वहां क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया। हैदराबाद में पुलिस बल दंडाचार के आगे क्या कर लिया? पुलिस प्रशासन की ताकत पर वो भी हमने अपनी में ले ली। हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों रियासतें ही अपने में ले ली। तो इस तरह से ये रियासतों का एकीकरण किया, जिसके लिए भारतीय संविधान की जो की प्रांतीय समिति, उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया और 552 की 52 रियासतें हमारे भारत में शामिल हुई। आज हमने आपको दो टॉपिकों में चर्चा की। एक तो हमने चर्चा की पांडुलेखन संधि पर। आपको सर जी बार बार पांडुलेखन आपको पता चल जाए पांडुलेखन क्या है? मसौदा, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इनके सदस्य बनाए।
आगे आपको कल मिलते हैं इसी चैनल पर। और टीजीटी पीजीटी वाले बहुत ध्यान रखें और तैयारी करते रहें, कंटेंट अच्छा से अच्छा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।